everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री वाईटी सीरीज में आज प्लेज का टॉपिक लेक्चर नंबर 16 चल रहा है। और इससे पहले हम लास्ट 2 लेक्चर्स में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को डील कर चुके हैं जहां हमने इंडेमनिटी पढ़ा, गारंटी पढ़ा, बेलमेंट पढ़ा, उपनिधान हो गया है और सारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स को हम कवर करके अब आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं प्लेज। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जो मुश्किल से 25 मिनट से लेकर आधे घंटे का होने वाला है, बट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करें। प्लेज जिसे हम गिरवी भी कहते हैं। अब प्लेज और मॉर्गेज को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इन 2 टॉपिक्स को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एज वेल एज मैंने लास्ट क्लास बेलमेंट के क्लास में ही आपको बोल दिया था कि जितना अच्छे से आपको बेलमेंट समझ आएगा उतने ही अच्छे से आपको प्लेज समझ आएगा, बिकॉज दोनों में कनेक्टिविटी है, दोनों में ही प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो रही है, बस पर्पस डिफरेंट है, कारण अलग है। कारण अलग होते ही कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। पहले प्लेज और मॉर्गेज का डिफरेंस समझेंगे, बट बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन एक इंपॉर्टेंट सूचना, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स हैं वो ले लेंगे कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर watching these sessions and are looking for the PDFs that I'm using in the class, specifically charts वगैरह, तो in that case what you have to do is PW ऐप को डाउनलोड करेंगे आप और उसमें एक ये फ्री बैच आपको दिखने वाला है इसी बैनर के साथ। आप जाके उसको एनरोल कर सकते हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके PW ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे फाउंडेशन बैचेस हैं उनको देख सकते हैं, उनके फीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो फ्री बैच है PW ऐप पर 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है। 31 दिसंबर 2025 तक ये वहां पर रहेगा। दैट मीन्स टिल दिस ड्यूरेशन यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स एंड उसके बाद आप क्लास से यूट्यूब लेक्चर से अपने नोट्स बनाएंगे। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और प्लेज, ये वो प्लेज नहीं है जो आप स्कूल कॉलेजेस में है ना लेते थे। जज बनने के बाद भी आप प्लेज लेंगे, संविधान की पालना करेंगे, अपनी जो भी मॉरल प्रोफेशनल ड्यूटीज होती है, मॉरल एथिक्स हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। प्लेज और एक इससे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है मॉर्गेज। अक्सर स्टूडेंट्स एक वर्ड होता है गिरवी रखना, गिरवी को मॉर्गेज समझते हैं, बट गिरवी इज नॉट मॉर्गेज। मॉर्गेज इज कॉल्ड एज बंधक, जबकि गिरवी प्लेज होता है। गिरवी बराबर है, तो इन दोनों शब्दों में डिफरेंस समझना। प्लेज और मॉर्गेज कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे हमने कोई पर्टिकुलर गोल्ड को जाके गिरवी रख दिया, किसी सोनार के पास रख दिया, किसी ज्वेलर, किसी साहूकार, एनीबॉडी, बैंक वगैरह किसी के पास भी रख दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक हमको डेट मिल जाए। अरे हमको तो डेट मिल गया, पर वो सोना वहां क्यों रखा, वो प्रॉपर्टी हमने वहां क्यों रखी, ताकि इन केस कल को अगर हम फेल हो जाएं वो चीज देने में, वो डेट देने में, तो वो पर्टिकुलर चीज उसके पास एज अ सिक्योरिटी पड़ी है, वो सिक्योर्ड है अपने अमाउंट को लेकर। दैट मींस चाहे प्लेज हो या मॉर्गेज हो, एक चीज फिक्स है एंड दैट इज अमाउंट सिक्योर होता है। अमाउंट को सिक्योर कर दिया जाता है, अमाउंट इज सिक्योर्ड। अब प्लेज में क्या होता है, प्लेज में हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अमाउंट जब हम सिक्योर कर देते हैं तो वो हो जाता है आइदर प्लेज और मॉर्गेज। दोनों में ही हम क्या सिक्योर कर रहे हैं, वो अमाउंट, या मैं कहूं तो हम उस डेट को सिक्योर कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को सिक्योर कर रहे हैं कि हाँ जी हम उस पर्टिकुलर संविदा की पालना करेंगे। अब ये सारे वर्ड्स जरा प्लेज की डेफिनेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 173 उसको ऑब्जर्व, 172 उसको ऑब्जर्व करना। सेक्शन 172 से लेके 189, दैट इज 9 + 1 10 सेक्शंस का ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। और वर्ड क्या यूज किया है, बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। दैट मीन्स प्लेज भी बेलमेंट है। तो कहना इसे कि ये वेन डायग्राम सही है कि दिस इज बेलमेंट and this is pledge. All pledges are bailment, but all bailments are not pledges. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. तो प्लेज होने से पहले बेलमेंट होना जरूरी है, प्लेज होने से पहले गुड्स का डिलीवरी होना जरूरी है, और बस पर्पस चेंज हो जाता है। ये देखो, बेलमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है वन पार्टी के थ्रू, और जो प्लेज कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पॉवनर कहते हैं, हम बेलर भी कह सकते हैं।
वो अपना बेलमेंट कर रहा है गुड्स का, दैट मींस गुड्स की डिलीवरी हो रही है किसी अदर पर्सन के पास, एंड अदर पर्सन इज कॉल्ड एज पॉवनी, जिसको हम बेली भी कह सकते हैं क्योंकि गुड्स का अल्टीमेटली बेलमेंट ही तो हो रहा है। और हो कैसे रहा है? एज सिक्योरिटी। उस गुड्स को हमने आज सिक्योरिटी रखा है। हम कहीं पर किराए में वगैरह में रहते हैं बेटा, किराए के मकान में, तो वो हमसे सिक्योरिटी लेते हैं ना 1 month एडवांस। वाई? टू सिक्योर एनी लॉस। जो हम जाते वक्त अगर कर दिया वो लॉस या कोई चीज उठाकर ले गए तो उसको पता है कि 1 महीने का मेरे पास एडवांस एज अ सिक्योरिटी पड़ा है और मैं ये अमाउंट इनसे कभी भी ले लूंगा। ओके, एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, आइदर फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो हम कहेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्लेज का। अंडरस्टूड है? चले एक बार पढ़े सेक्शन नंबर। अच्छा एक बार ये भी देख ले, मॉर्गेज में देखो दोनों में ही लोन सिक्योर हो रहा है या मैं कहूं डेट सिक्योर हो रहा है। यहां पर भी हमने यही बोला पेमेंट ऑफ डेट, कि डेट को पे कर देंगे या प्रॉमिस को परफॉर्म कर देंगे। परफॉर्मेंस को सिक्योर कर रहे हैं या डेट को सिक्योर कर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा मॉर्गेज होता है, गवर्न होता है टीपीएस से, लेकिन प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी बोल दिया सो सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होता है, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, ठीक है। एंड प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अब बेसिक प्रोविजंस पढ़ेंगे। बेसिक प्रोविजन पहले 172 में पढ़ के आएंगे, जिसने प्लेज की डेफिनेशन बताई, पर्वनर एंड पर्वनी तीनों की डेफिनेशन बताई है। क्या कहता है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड एज अ प्लेज। ये प्लेज बोला जाता है। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड एज अ पर्वनर and the bailey is called as a povni। बेलर को क्या बोलते हैं हम? पॉवनर कहते हैं। एंड बेली को क्या कहते हैं? पॉवनी कहते हैं। बराबर, दैट इज सेक्शन 172। तो हम करेक्ट थे इन सेइंग दैट कि बेलर प्रॉमिसरी है एंड पॉवनरी है, जिसने गुड्स को प्लेज किया, जिसने गुड्स को बेल किया। एंड पॉवनी ही प्रॉमिसी है, पॉवनी ही बेली है, जिसके पास हमने गुड्स को प्लेज किया, जिसके पास हमने गुड्स को बेल किया। दैट इज 172। अब जरा आएंगे पॉवनर के राइट एंड पॉवनी के राइट पहले पढ़ेंगे। पॉवनर इज हु? पॉवनर इज द बेलर, जिसने गुड्स को बेल किया, जिसने वो पर्टिकुलर डेट लिया, तो वो आपको डेट देगा ना। तो पॉवनर का राइट क्या है एंड पॉवनी का राइट क्या है? पॉवनर कहता है डिफॉल्टिंग पॉवनर्स राइट टू रिडीम। पॉवनर दैट इज बेलर की जिम्मेदारी थी वो डेट को रीपे करने का। डेट नहीं दिया बेटा, आपने जाके एक पर्टिकुलर गोल्ड आइटम एक ज्वेलर के पास रख दिया, उसके एवज में 2 लाख रुपए डेट ले लिया, तो आपकी पॉवनर की ड्यूटी क्या बनती है? 2 लाख रुपए विद इंटरेस्ट। अगर पॉवनी ने बोला है आप वो लौटाएंगे। अगर आपने ये नहीं लौटाया तो आपका राइट क्या बनता है? अगर आपने डिफॉल्ट कमिट कर दिया तो 177 कहता है कि आप उस केस में क्या कर सकते हो। तो उस केस में 177 कहता है कि आपने डिफॉल्ट तो कमिट कर दिया, लेकिन आपका राइट बनता है कि आप इस चीज का अधिकार रखते हैं कि इससे पहले कि ये वाला गुड्स जो था, इससे पहले कि ये जो गोल्ड हमारे ज्वेलर के पास था ये सेल हो जाए, ये सेल के लिए चला जाए, उससे पहले आप आकर अपना अमाउंट देकर ये पर्टिकुलर गुड्स को रिडीम कर सकते हो। ये पर्टिकुलर गुड्स का मोचन करके अपने गुड्स वापस लेकर जा सकते हो। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, ये बोला डिफॉल्ट कर दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये सेल होना उससे पहले पहले आप अपना ये रिडेम्पशन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेजेस पढ़ते हैं वैसे के वैसे यहां पे रिडेम्पशन ऑफ प्लेज पढ़ते हैं। रिडीम मोचन करना। देखो, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale। actual sale हो उससे पहले वो कभी भी क्या कर सकता है? गुड्स को रिडीम कर सकता है। कैसे? अमाउंट पे करके। आइए जरा पहले 177 पढ़े। डिफॉल्टिंग पॉवनर्स राइट टू रिडीम इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। है ना, 2 ही चीजें होती है प्लेज में, या तो परफॉर्म करेंगे या फिर डेट को रिकवर करेंगे। तो या तो आपने डेट दिया उससे पहले या जो परफॉर्मेंस का टाइम था वो दे रखा है, अगर दोनों ही केसेस में टाइम दे रखा है, फॉर विच द प्लेज इज मेड एंड द पॉवनर मेक्स द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम। डिफॉल्ट कमिट कर दिया, इशू कर दिया, हमने उसको परफॉर्म ही नहीं किया है। ही में redeem the goods pledged at any time subsequent time before the actual sale of them
एक्चुअल सेल हो उससे पहले आप उसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। एक्चुअल सेल से पहले, और रिडीम करेंगे कैसे, परफॉर्मेंस करके। बट ही मस्ट इन दैट केस पे इन एडिशन एनी एक्सपेंसेस विच हैव अराइजन फ्रॉम हिज डिफॉल्ट। आपने डिफॉल्ट कमिट किया ना, डिफॉल्ट हुआ, लेकिन सेल से पहले पहले आप उसको रिडीम कर लो, बाद में कभी भी, बट सेल से पहले पहले, डिफॉल्ट के बाद बट सेल से पहले पहले आप उन गुड्स को रिडीम कर लो परफॉर्मेंस करके। लेकिन जो डिफॉल्ट कमिट किया है उसकी वजह से कोई भी लॉस हमारे पॉवनी को हुआ है, उस एक्सपेंसेस को, उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, पॉवनर करेगा, दैट इज पेलर करेगा। आइए जरा अब हम पढ़ें पॉवनी के राइट। 73, 74, 75, 76 चार सेक्शंस हैं जो हमारी पॉवनी की राइट की बात करते हैं, मतलब बेली के राइट की बात करते हैं, मतलब उस पर्सन की बात करते हैं जिसके पास हमने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है। राइट ऑफ रिटेनर, रिटेन करने का राइट है, मैं कह सकती हूं राइट टू लीन है, बिल्कुल पर्टिकुलर लीन है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने गुड्स को यहां पर क्या किया है, गिरवी रखा है, पॉन किया है, प्लेज किया है। राइट टू रिटेन फॉर डेट और परफॉर्मेंस, आपने डेट पे नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। इंटरेस्ट, ब्याज के लिए भी वो रिटेन कर सकता है। आपने 2 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन 2 लाख के साथ साथ 50,000 का ब्याज भी था, 2.5 लाख देना था, आपने 2 लाख ही दिया, तो इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उसके लिए भी वो गुड्स, वो गोल्ड को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। एंड ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस, और कोई भी खर्चे वगैरह लगे हैं, आपने अपने गुड्स वहां पर प्लेज कर दिए थे, गुड्स को ठीक करवाने में, उनको सुरक्षित रखने में, लॉकर को रखने में, सुरक्षा वगैरह इंश्योर करने के लिए कोई और खर्चे लगे हैं, तो पॉवनी वो राइट भी एक्सरसाइज कर सकता है। इज इट क्लियर? दैट इज सेक्शन 173। 174, नॉट टू रिटेन फॉर डेट्स और प्रॉमिस अदर देन फॉर विच द गुड्स आर प्लेज्ड। प्रॉमिसी का राइट तो है गुड्स को रिटेन करने का, बट सिर्फ उस पर्पस के लिए करेगा जिस पर्पस के लिए, या जिस प्रॉमिस या जिस डेट के लिए गुड्स को प्लेज किया गया, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। अगर वो गोल्ड का अमाउंट, गोल्ड जो है सॉरी, वो आपने 2 लाख के डेट के एवज में प्लेज किया था, तो ये जो गोल्ड है इसको अपने पास वो पॉवनी रिटेन सिर्फ ये 2 लाख के एवज में ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोई और डेट है जिसके लिए गोल्ड को आपने प्लेज ही नहीं किया है, गोल्ड को रिटेन नहीं कर सकते। ओके। राइट टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, जाहिर सी बात है वहां पर एक्सपेंसेस वगैरह की बात कर रहा है, और यहां पर बोल रहा है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अतिरिक्त कोई एक्सपेंसेस हो चुके हैं, पॉवनी का राइट बनता है सेक्शन 175 में कि वो रिटेन कर सकता है, नॉट रिटेन बट डिमांड कर सकता है। राइट व्हेन द पॉवनर मेक्स अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कमिट कर दिया ना, यहां पर पैसा नहीं दिया ना, पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट कमिट कर दिया है, तो इन दैट केस पॉवनी का राइट बनता है। किस चीज का राइट बनता है? ही कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉवनर एंड रिटेन द गुड्स प्लेज्ड। सूट भी लेके आएगा कि तुमने डिफॉल्ट कमिट कर दिया, पैसा दो मेरा, प्लस गुड्स को भी रिटेन करके रखेगा, गुड्स नहीं देगा जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। एंड सेल थिंग्स आफ्टर अ रीजनेबल नोटिस, वो चीज भी बेच सकता है। क्या हम ये थोड़ा थोड़ा फाइंडर ऑफ द लॉर्ड्स गुड्स सेक्शन 168 169 जैसा सिमिलर लग रहा है कि वहां पे तो स्यू करने का राइट भी नहीं था, यहां पर तो स्यू करने का भी राइट है। पॉवनी स्यू कर सकता है कि मेरा डेट मुझे वापस दो, परफॉर्मेंस करो, और गुड्स को रिटेन भी करके रखेगा। वहां स्यू सिर्फ तब कर सकते थे जब स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स है। 168 यस, 169 में तो सेल का राइट बताया, तो ये वाला 169 के साथ कनेक्ट कर सकती हूं, और ये पॉइंट 169 में क्या बोला, बेली सेल कब कर सकता है? पेरिशिंग इन नेचर, डिस्ट्रॉइंग द ग्रेटर वैल्यू, और व्हेन द लॉफुल चार्जेस आर अप टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। और यहां पे क्या बोला, रीजनेबल टाइम पे, कभी भी पॉवनी को जब भी टाइम लगे, रीजनेबल टाइम, उसमें वो सेल तो कर सकता है, बट नोटिस देगा पॉवनर को दैट आई एम अबाउट टू सेल दिस पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यू हैवंट गिवन द अमाउंट और रीपेड द अमाउंट। आइए जरा 73, 74, 75 और 76 पढ़े। यस, अच्छा पॉवनी का एक और राइट है, हाँ 173 भी तो पढ़ना है, ट्रू 173, Povni's right of retainer. The Povni may retain the goods pledged not only for the payment of debt or performance of the promise, but also for first interest, second all necessary expenses, कुछ लागत लगी है तो incurred by him in respect of the possession, and third for the preservation of the goods. फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज, जो गुड्स प्लेज किए हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उन गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं। दैट इज 173। 174,
Pavni not to retain for debt or promise other than that for which the goods are pledged. Presumption in case of subsequent advances. Promisee सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उन्हीं चीज के लिए गुड्स को रिटेन करके रखेगा, उसी डेट या उसी परफॉर्मेंस के लिए जिसके लिए एक्चुअली गुड्स को प्लेज किया गया था. कहता है द पॉवनी शैल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेट ऑफ प्रॉमिस अदर देन द डेट ऑफ प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज्ड, बट in such contract, in the absence of anything to the contrary, but such contract shall be presumed in regard to the subsequent advances made by the Povni. कह रहा है लेकिन हां, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप प्रिज्यूम कर सकते हो अगर कोई भी सब्सिक्वेंट एडवांसेस पॉवनी ने दिए हैं, बाद में पॉवनी ने और कोई भी एडवांस, कोई भी आपको मनी वगैरह दिया है, उस केस में आप ये चीज को प्रिज्यूम कर सकते हो और उन सब्सिक्वेंट एडवांसेस में वो उन प्रॉपर्टी को या उन गुड्स को रिटेन करके रख सकता है. लेकिन अगर कोई कॉन्ट्ररी चीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखी है, ऐड कर रखी है, तो वो बात मानी जाएगी. 175 पॉवनीज राइट एज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. 173 में हमने एक्सपेंसेस की बात की, नॉर्मल एक्सपेंसेस, यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए हैं. The Povni is entitled, see Povni का राइट हो गया, is entitled to receive from the Povner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. जो goods pledge किए हैं उनके preservation के लिए Povni क्या कर सकता है, Povner से extraordinary expenses recover कर सकता है. 176 Povni right when Povner makes a default. If the Povner makes default in payment of the debt or performance, अगर debt या performance में Povner ने कोई डिफॉल्ट कमिट कर दिया at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged, then the Povni may bring a suit against the Povner. पहले सूट लेकर आएगा. Second, he can retain the goods pledged as collateral security, and third, he may sell the things pledged on giving the Povner a reasonable notice of sale. प्लीज नोट डाउन, 3 चीजें कर सकता है. सेल कर सकता है, बट कई बार प्री में आ चुका है, वो सेल विदाउट नोटिस करेगा, सेल विद नोटिस करेगा. याद रखना, सेल रीजनेबल नोटिस देने के बाद ही पॉवनी कर सकता है. पॉवनर का राइट है टू रिसीव द नोटिस इन केस द पॉवनी वांट्स टू सेल ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पॉवनर. इफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट, कि भाई डेट तो जो है वो 1 लाख का था, लेकिन जो गुड्स हमने सेल किए उससे 80,000 ही जनरेट हुआ है, तो ये प्रोसीड्स ऑफ सेल इज लेस देन द डेट ना, तो 20,000 रुपए के लिए अभी भी हमारा पॉवनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा. यही लिखा है, द पॉवनर इज स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस. लेकिन इफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर ग्रेटर, मान लीजिए 1.5 लाख का 1.5 लाख का डेट लिया था, बट जब आपने उस गोल्ड को बेचा तो वो 1,80,000 में बिका. आपको एक्सीड्स कितना हुआ है, 30,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया ना पॉवनी के पास वो बेचने पर, तो पॉवनी वो 30,000 का अमाउंट जो है वो वापस, जो सरप्लस हुआ है वो वापस पॉवनी को देगा, सॉरी पॉवनर को देगा. सो द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर ग्रेटर, द पॉवनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉवनर. बहुत बेसिक सी बात लिखी, लेकिन 3 चीजें याद रखनी है. ठीक है, वो सूट ला सकता है, वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, और तीसरी चीज क्या है, वो चीज को यहां पर सेल कर सकता है आफ्टर रीजनेबल नोटिस. ओके जी, आई थिंक हम लोग सेक्शन नंबर 172 से लेके 177 तक सब कुछ कर चुके हैं. अब हमारे पास 3 सेक्शन और बचते हैं. स्टेटस ऑफ प्लेज 178, 178A एंड 179. इन मामले में हमको देखना है कि ये जो स्पेसिफिक टाइप्स में या स्पेसिफिक सिचुएशन में जब प्लेज हुई है ना, तो उन प्लेज का स्टेटस क्या रहेगा. अगर प्लेज कोई मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा दी गई है इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, कोई मर्केंटाइल एजेंट था, उसने गुड्स को प्लेज कर दिया जिसके पास एक्चुअली गुड्स थे या उन गुड्स का डॉक्यूमेंट था, तो वो प्लेज वैलिड है. वो प्लेज वैलिड है एज इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर टू मेक द गुड्स. मर्केंटाइल एजेंट हो गया ना, तो इवन इफ एजेंट ने गुड्स या उन गुड्स के डॉक्यूमेंट्स को प्लेज कर दिया है, स्टिल ये माना जाएगा कि उसको ओनर ने ऑथराइज किया, मतलब उसके प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया है. एंड प्रोवाइडेड कि जो पॉवनी था जिसने उसको उधार दिया, वो ये गुड फेथ में एक्ट करे कि वाकई एजेंट, वो मर्केंटाइल एजेंट अपने ऑथर, सॉरी नॉट ऑथर, ओनर या अपने प्रिंसिपल से ऑथराइज था. तो पॉवनी ने इस प्रकार से एक्ट किया होना चाहिए, तो वो वैलिड हो जाएगी. प्रोवाइडेड
Povni acts in good faith and has not at the time of the pledge noticed that the Povner was not authorized to pledge. मतलब Povni ने good faith में ये believe किया होना चाहिए कि हमारे Povner को, yes Povner that is mercantile agent के पास ये right था, ऑथराइज था वो प्लेज करने को, और उस वक्त ऐसा नहीं था कि उसके पास ऑथोरिटी नहीं थी, उसके पास ऑथोरिटी थी. ओके. 178A प्लेज बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब नॉट फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट ही नहीं थी किसी पर्सन के पास और उसने अपने पास कोई गुड्स का पोजेशन रखा हुआ था. अगर ऐसे पर्सन की कंसेंट फ्री नहीं थी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था, और उस वक्त वो उस पर्टिकुलर गुड्स के पोजेशन में है और वो प्लेज कर दे, तो पॉवनी एक्वायर्स द गुड टाइटल टू द गुड्स. तो ये माना जाएगा कि पॉवनी के टाइटल में अब वो गुड्स आ चुके हैं, मतलब पॉवनी के पास उन गुड्स का टाइटल आ चुका है. बस सेम वही चीज है कि पॉवनी ने गुड फेथ में एक्ट किया होना चाहिए विदाउट द नोटिस ऑफ पॉवनर्स डिफेक्टेड टाइटल, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास परफेक्ट टाइटल नहीं आता है. द मोमेंट वी प्लेज द गुड्स, पॉवनी का उस पर्टिकुलर गुड्स में टाइटल आ जाता है, एंड वो टाइटल उसमें तभी आएगा और हम बोलेंगे कि यहां पर भी वो प्लेज वैलिड होगी, और हम कहेंगे कि पॉवनी में वो टाइटल तभी आएगा, परफेक्ट टाइटल तभी आएगा गुड्स में, प्रोवाइडेड कि पॉवनी ने गुड फेथ में एक्ट किया हो कि हमारे पॉवनर के पास ऐसा राइट था. अगर पॉवनी को पता था कि पॉवनर के पास राइट नहीं है, देयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो पॉवनी के पास भी टाइटल नहीं आएगा गुड्स का. ओके. 179 प्लेज वेयर पॉवनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट. जब पॉवनर के पास खुद ही लिमिटेड इंटरेस्ट है तो चीज को प्लेज करने पर पॉवनी के पास कितना इंटरेस्ट आएगा? उतना ही जितना पॉवनर के पास था. वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट. यस और नो? अगर आपने मुझसे गुड्स जो है रेंट पे लिए, मुझसे कोई कॉस्ट्यूम रेंट पे लिया, आगे उसको जाके और रेंट पे दे दिया, तो जिसको आगे जाके आपने रेंट पर दिया उसका इंटरेस्ट कितना होगा? उतना ही जितना आपके पास इंटरेस्ट था. दैट्स इट. वो भी किराएदार, आप भी किराएदार, सेम. ओके. वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं रहेगा. ओके. 178, 178A and 179. 178 प्लीज नोट डाउन. Where a mercantile agent is with the consent of the owner, जब mercantile agent with the consent of the owner in the possession of the goods and document of the title of the goods, any pledge is made by him when acting in ordinary course of business of mercantile agent. Ordinary course में रोज जिस तरीके से business वगैरह में डीलिंग होती है वैसे डीलिंग कर रहा है, it shall be valid. एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे 178 में हुए pledge by a mercantile agent का स्टेटस पूछा जा सकता है. वो वैलिड है as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make same, provided condition applied that पॉवनी उस वक्त गुड फेथ में एक्ट करे and has not at the time of pledge noticed that the pawner has not the authority of the pledge. अगर हमारे पॉवनी को ये आइडिया ही नहीं है कि हमारे पॉवनर को अथॉरिटी नहीं थी प्लेज करने का, तो वैलिड रहेगा. अगर पॉवनी को पता है कि पॉवनर को राइट नहीं है ऐसा प्लेज करने का, तो हमारा वैलिड प्लेज नहीं होगा. Mercantile agent and document of title shall have the same meaning assigned to them under Indian Sale of Goods Act 1930. तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. Mercantile agent and document of title का वही मीनिंग है जो Sale of Goods Act 1930 में दे रखा है. 178A pledge by person in possession under voidable contract. When the pawner has obtained the possession of the goods pledged by him under a voidable contract, that is section 19 and 19A. 19 किसका voidable status बताता है? Due to coercion, misrepresentation and fraud. Coercion, misrepresentation and fraud. 19A किसका status बताता है? 19A बताता है undue influence. undue influence से हुए voidable contracts का status 19A बताता है. But the contract has not been rescinded at the time of the pledge. उस contract को rescind ही नहीं किया है हमारे पॉवनर ने. The pawny acquires a good title to the goods. बस वापस से condition applied provided that he means pawny acts in good faith and without the notice of pawner's defect of title. मतलब उस वक्त पॉवनी ने good faith में act किया होना चाहिए और बिना इस knowledge के कि हमारे पॉवनर का title जो है वो defective है and perfect title नहीं है. 179 that is pledge where the pawner has only a limited interest. प्लेज जहां पर पॉवनर के पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो आपने अगर किसी में उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया तो उसको भी उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा. Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest only. Section 179.
एंड द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 180 एंड 181, दैट इज लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक आपका बेलमेंट, प्लेज लगभग सबसे सिमिलर है। कहता है सूट बाय बेली और बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। बेलमेंट चल रहा है, प्लेज चल रहा है, गुड्स बेली एंड प्लेजी के पास है। उस दौरान कोई भी पर्सन आके उन चीजों को नुकसान पहुंचाए या कोई भी रॉन्ग डू करे, दैट इज द रॉन्ग डूअर। तो बेलर और बेली क्या दोनों के पास राइट बनता है स्यू करने का? आंसर इज यस। सेक्शन 180 में भी बनता है एंड 181 में एक अप्रोप्रिएशन का राइट दे रहा है बेलर और बेली को। सेक्शन 180 बेलर और बेली दोनों को अधिकार देता है कि रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट आप दोनों में से कोई भी केस फाइल कर सकता है। अगर आपने स्कूटी बेटा गैराज ओनर को दे दी कि भैया ठीक करके देना स्कूटी वहां पड़ी थी, कोई थर्ड पर्सन आके स्कूटी को तोड़ फोड़ करके चला जाता है, गैराज ओनर वाले भैया या आप दोनों में से कोई भी केस फाइल कर सकते हो। एंड जब केस फाइल किया, कोर्ट ने कुछ कॉम्पनसेशन या डैमेजेस अवार्ड किए, तो आप दोनों आपस में उसको एप्रोप्रिएट कर लोगे उस रेशियो में जिस रेशियो में आप दोनों को नुकसान हुआ है। वो कहता है, वो बात करता है सेक्शन 181। ओके, आइए जरा पहले सेक्शन 180 पढ़ें। कहता है सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the बेली यूज ऑफ इट। गाड़ी जो है बेटा गैराज में खड़ी थी, ठीक होने के लिए पड़ी थी गाड़ी गैराज में खड़ी थी, ठीक होने के लिए पड़ी थी, और वहां पर कोई थर्ड पर्सन आके उस बेली को उस गुड्स से डिप्राइव कर देता है। भाई गाड़ी ठीक नहीं करने दे रहा, यूज नहीं करने दे रहा है, और द पोजेशन ऑफ द गुड्स बेल्ड या उसका पोजेशन नहीं लेने दे रहा है, और डज एनी इंजरी टू देम, या तो उसको यूज से डिप्राइव करे, पोजेशन से डिप्राइव करे, या उस प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करे। बेलर या बेली दोनों में से कोई भी सूट फाइल कर सकता है, और ऐसी सूट फाइल करने पर जब भी कोई कॉम्पनसेशन ऑब्टेन किया गया है बाय सच सूट, विच सूट, बेटा देखो प्रीसीडिंग ऊपर वाला सेक्शन कौन सा था 180, उसके नीचे कौन सा सेक्शन था 181, तो सच सूट मींस जस्ट द अबव सेक्शन में जो सूट दे रखी है वही मीन करता है यहां पे। सो सच सूट मींस द सूट फॉर और द सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीफ और कॉम्पनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट बिटवीन द बेलर एंड द बेली बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। जितना जितना इंटरेस्ट था उनकी प्रॉपर्टी में उस हिसाब से उनका उस कॉम्पनसेशन का अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, मींस डिवीजन हो जाएगा। अप्रोप्रिएशन से कुछ सेक्शन याद आ रहे हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ सेक्शन पेमेंट 59, 60, 61, 51, 59 when the debtor has indicated, 60 when the debtor has not indicated discretion of creditor, 61 when neither party has indicated, then in accordance with the order of the debt or order of the transaction। ठीक है, आइए जरा ये दोनों लास्ट सेक्शंस पढ़ते हैं। Suit by bailor or bailey against the wrongdoer. If a third person wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, या तो डिप्राइव करे बेली को उसके यूज से, या फिर उसका पोजेशन बेली को नहीं लेने दे, या फिर उन गुड्स को कोई इंजरी कॉज करे। थर्ड पॉइंट, द बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड in the like case if no bailment had been made, and the bailor or the bailey may bring a suit against the third person for such deprivation or injury। ठीक है, 180। और प्लीज देखो ऑप्शन दे रखा है ना दोनों को, या तो बेलर या बेली दोनों में से कोई भी सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 181 अप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीफ और कॉम्पनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट। कोई भी रिलीफ मिली है या अप्रोप्रिएशन हुआ, सॉरी कॉम्पनसेशन मिला है, उसका अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मींस डिवीजन, है ना, तो कुछ तुम्हारा कुछ हमारा ऐसा। Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit means section 180 वाली suit, as between the bailor and the bailey be dealt with according to their respective shares, है ना। मान लो बेटा आपने 70 किलो का आटा था, आपका 70 किलो का आटा था, बेली का 30 kgs का आटा था, मिक्स कर दिया गया है सेक्शन नंबर 155 के तहत आपकी कंसेंट के साथ। 100 kgs ऑफ आटा था, ठीक है, लॉस हुआ, कोई उसको उठाकर ले गया, कंज्यूम कर लिया, कोर्ट ने कॉम्पनसेशन अवार्ड किया, मान लो 20,000, ठीक है, तो 20,000 का अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, ये 14,000 लेंगे और ये 6,000 लेंगे, ठीक है, राइट, हो गया ना, 7 and 3, ठीक है, तो उसी प्रपोर्शन में यहां पर 20 kgs नहीं 20,000, ठीक है, 20,000 अगर कॉम्पनसेशन हमने रिकवर किया है
अंडरस्टूड? तो आई होप कि ये सेक्शन 180 181 समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो प्लीज, प्री में पूछा जा सकता है। ओके, और यहां पे हमारा सेगमेंट खत्म होता है। अब हमारे पास बचता है एजेंसी का टॉपिक, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल है कि हम 2 क्लासेस में, या हो सकता है 1 क्लास में भी हम एजेंसी का टॉपिक डिस्कस कर लें। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो सेशन था, अगर कोई भी स्टूडेंट इनकी पीडीएफ लेना चाहता है तो बेटा आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे और पीडब्ल्यू ऐप पर ये फ्री बैच को एनरोल कर सकते हैं। फ्री बैच को एनरोल करने से यू विल गेट टू सी 2 थिंग्स ओवर देयर, वन इज वीडियो एंड अनदर वन इज पीडीएफ। पीडीएफ डाउनलोड करने का या इस पर्टिकुलर बैच को पीडब्ल्यू ऐप पर एक्सेस पाने का जो टाइम है दैट इज 31st ऑफ दिसंबर 2025। 31st ऑफ दिसंबर 2025 तक आप ये पीडीएफ वहां से रिकवर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। इस ड्यूरेशन के बाद इस बैच का एक्सेस पीडब्ल्यू ऐप पर वाइंड अप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। देन यू कैन, ऑल दैट यू कैन डू इज कि ये वीडियो से आप अपना नोट्स बना सकते हैं और पढ़ाई करते रहे अच्छे से। जो भी होमवर्क दिया जाता है, एटलीस्ट अगर आप इन क्लासेस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और वाकई में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो निवेदन ये भी है कि इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस और इलस्ट्रेशन को नहीं छोड़ें, क्योंकि इलस्ट्रेशन से मेंस में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाने को, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर लिखने को दिए जा सकते हैं। डिफरेंसेस के तौर पे आपको डिफरेंसेस के तौर पे बोलूं तो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को भी मेक श्योर करें कि आप सारे जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस वगैरह होते हैं वो सब रेडी करके जाएं, क्योंकि ये सिर्फ प्री में ही नहीं, मेंस में भी काम आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, प्री में भी कई बार 1 2 3 ऑप्शंस में दिस वेयरएज दिस वेयरएज दिस करके आपको पूछा जा सकता है। सो अच्छे से प्रिपेयर करें और प्री के वक्त ही अपनी मेंस की तैयारी कर ले, सो दैट मेंस में अगर टाइम कम भी मिल जाता है तो आप एटलीस्ट प्री में काफी चीजें ऑलरेडी डन कर चुके होते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।